स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं? अच्छे स्वस्थ मस्त। चलिए, हम विश्व इतिहास की परिचर्चा कर रहे थे और विश्व इतिहास के अंतर्गत हम जो है वह वाणिज्यवाद के एक टॉपिक पर बहुत अच्छे से शानदार बात कर चुके थे। और फिर हमने जो है अगले टॉपिक की तरफ, हालांकि हमारे टॉपिक जो है वह 1900 के बाद वाले चल रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में हम बात कर चुके थे बेहतरीन तरीके से, आप सबको इस बारे में पता होगा। उसके बाद हमने रूस की क्रांति के बारे में बात कर ली थी। रूस की क्रांति में हमने बोल्शेविक क्रांति पढ़ी और उसमें सर्वहारा अधिनायकवादी जो था मामला, वहां पर हमने बात की थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। चलिए आगे, अगला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उसकी परिचर्चा करते हैं। थोड़ा सा नाम आता है जर्मनी में नाजीवाद। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद, यह आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। सर, नाजीवाद जो है ना, यह किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, यह हिटलर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो नाजीवाद जो है वह हिटलर से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने जो है वो यही बातें करनी है हिटलर के बारे में। जब हम नाजीवाद के बारे में बात करते हैं तो एक बात मैं बता दूं, थोड़े से शब्द जो है, नाम जो है वो बेहद कठिन आते हैं। एक किताब है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है, मूल रूप से इसके द्वारा मीन काफ नाम की किताब लिखी गई थी, जो हिटलर की आत्मकथा है। मीन काफ जब लिखी गई तो उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, तो कहीं जगह पर उसका प्रकाशन बंद हो गया। लेकिन उसी से मिलती जुलती किताब एडोल्फ हिटलर, आपको पता होगा। एडोल्फ हिटलर एक ऐसी किताब है जिसके माध्यम से हमें हिटलर के जीवन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो कि हम देखने को मिलते हैं कि यह किस प्रकार से जो है जन्म हुआ, बचपन था इसका, शिक्षा कला के प्रति एक अनुराग था, वियना के संघर्ष भरे दिन, जब हिटलर कहता है कि वियना में मेरा दम घुटता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा फिर प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी की हार, वर्साई की संधि, राजनीति में आ गया, सुदर्शन चक्र और स्वास्तिक को यह अपनाता है। तो बहुत गजब ऐसी चीजें जब हम पढ़ते हैं ना, मेरा तो बेसिकली किताब पढ़ने का शौक है, आपको पता है। जब हमने नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ा बताया था तो उसकी भी मेरे पास किताब है। चंद्रगुप्त मौर्य जब हमने पढ़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य की इंडिविजुअल किताब है। सम्राट अशोक की अलग किताब है मेरे पास, अकबर की अलग किताब है। तो ये बेसिकली ज्यादातर जितने भी इतिहास में प्रसिद्ध लोग हुए हैं उनकी किताबें मेरे पास है और मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तभी तो हम पढ़ा पाते हैं। एक बात बताइए, क्या हर कोई व्यक्ति जो है वह फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री लेक्चरर के लिए, पीजीटी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ा सकता है? क्या संभव ही नहीं है। क्लियर? इतिहास जो है ना, वह एक ऐसा विषय है कि जब उसमें शिक्षक बता रहा होता है तो जो तथ्य होते हैं वह नीरस नहीं होने चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हमें इस जर्मनी के नाजीवाद में जो है वह क्या बातें जो है वह पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो मैं कहता हूं कि साहब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, जर्मनी के ऊपर वर्साई की संधि लाद दी गई। और वर्साई की संधि एक अपमानजनक संधि थी। तभी तो मित्र राष्ट्रों के सेनापति मार्शल फोच ने क्या कहा था कि यह संधि जो है वह केवल 20 वर्षों का युद्ध विराम है। तो सुनिएगा क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ उसके बाद जर्मनी की स्थिति क्या थी। जर्मनी की स्थिति, एक बात मैं आप लोगों के साथ और साझा कर दूं। क्या बात साझा करना चाहूंगा कि जब हम जर्मनी की स्थिति पर परिचर्चा कर रहे हैं तो एक बात और समझनी चाहिए। कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। वर्साई की संधि जर्मनी के लिए अपमानजनक थी। उसी समय जर्मनी में अकाल पड़ गया था। और जब जर्मनी में अकाल पड़ा तो जर्मनी में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था। जर्मनी की अर्थव्यवस्था पतनशील हो गई थी। इस वजह से भी जर्मनी के लोगों में निराशा की भावना थी। चर्चा करूंगा। इसके बाद हम जर्मनी में एक नया गणतंत्र देखते हैं, वाइमर गणतंत्र। क्या देखते हैं सर? याद रखिएगा, इट कॉल्ड वाइमर गणतंत्र। वाइमर डेमोक्रेसी इंग्लिश में इसे कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो हिटलर, क्या पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, डेट्स कॉल्ड हिटलर का उदय। अब जब हम हिटलर को पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है, हमारे मन में एक विचार आना चाहिए कि हम हिटलर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, हिटलर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय, कि आखिरकार हिटलर कौन था, किस तरह से जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया और किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण हिटलर बना। क्या ये बात क्लियर हो गई?
इसने एक नाजी दल बनाया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। जब नाजी दल के बारे में पढ़ रहे हैं तो तीन चार बातें पढ़िएगा। नाजी दल जो है यह किस प्रकार से उदय होता है, ठीक है। नंबर वन, उदय के कारण, ठीक है। इसके कार्यक्रम क्या क्या थे, कि भाई कौन कौन से कार्यक्रम जो है वह नाजी दल के द्वारा घोषित किए गए, इसका प्रभाव क्या रहा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नाजी पार्टी, इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका संगठन कैसा था, कौन इस पे किस पद पे रहा, ये सारे सवाल आपके पूछी जाती है। और इसके बाद हम बात करेंगे नाजी दल की विशेषताएं। क्या ये बात क्लियर हो गई? नाजी दल पढ़ेंगे तो स्वाभाविक बात है हम मीन काफ के बारे में जरूर पढ़ेंगे। मीन काफ जो है वह हिटलर की आत्मकथा है। कोई क्या है यह, तो यह बात याद रखना, यह हिटलर की आत्मकथा होती है। लिखिएगा, मीन काफ। क्लियर हो गई? यह क्या है? हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर जब आया तो इसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव, स्वाभाविक बात है कुछ ना कुछ तो प्रभाव डाला ही होगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो हिटलर जो है वह किस प्रकार से सत्ता प्राप्त करता है, सत्ता प्राप्ति, है ना। और हिटलर जो है वह क्या बन गया, याद रखना, जर्मनी का फ्यूरर बन गया। हिटलर की गृह नीति क्या थी, हिटलर की विदेश नीति क्या थी, तो इनके बारे में हमें यहां पर बात करनी। और फिर देखो अंत तो सबका आता है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? तो याद रखना, हिटलर की मृत्यु। मैं अक्सर मेरे प्यारे साथियों आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर गया है उस व्यक्ति को नीचे जरूर आना है, वो वहां रह नहीं सकता। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। तो हिटलर ने एक समय तक पूरे विश्व में राज करने की नीति को अपनाया। हिटलर ने शानदार विदेश नीति का प्रतिपादन किया। हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति का पालन किया। कई सारे यहूदियों को जो है वह गैस के चेंबर में डाल करके, गैस छोड़ करके मार डाला। अभी चर्चा करेंगे हम, आपकी गैस चेंबर के फोटोज दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो आखिरकार ऐसा हुआ, तो फिर अंत तो होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैसे मृत्यु होती है इस संदर्भ में थोड़ी सी बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हमारी कथा को, हमारे इतिहास विषय की कहानी को, जो शुरुआत होती है जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना को लेकर के। जर्मनी में नाजीवाद। अब जब हम जर्मनी में नाजीवाद पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक बात है हमें यहाँ पर यह पढ़ना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वह जर्मनी की स्थिति कैसी थी, ठीक है। तो एक हेडिंग डालिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति। आप याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ उसके बाद की जो घटनाएं घटित हुई वह आपको याद रखनी होगी। मैंने आपसे कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा। मैंने आपसे कहा था जर्मनी में नाजीवाद, है ना, इटली में फांसीवाद की घटनाओं को याद रखिएगा, कहा था नहीं कहा। और द्वितीय विश्व युद्ध को याद रखना। सब चीजें आपस में कोरिलेटेड है, राष्ट्र संघ इनमें जुड़ा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में विनाश हुआ, ठीक है ना। जर्मनी जो है वह संकट में आ गया क्योंकि युद्ध का हर्जाना जर्मनी को देना पड़ा था। जर्मनी की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? जर्मनी की राजनीतिक जो स्थिति थी वह संकट में आ गई। यहाँ पर अनाज जो है वह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप जर्मनी जो है वह संकट में आ गया। इसी संकट की घड़ी में जर्मन सम्राट विलियम केशर द्वितीय के द्वारा जो है वह त्याग पत्र दे दिया जाता है 10 नवंबर 1918, और 11 नवंबर जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है, ठीक है। चलिए कुछ बातें समझिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, नहीं तो एक काम करिए, पहले हम जर्मनी में जो सम्राट था विलियम केशर द्वितीय उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा,
10 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट विलियम केसर द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया। जर्मनी का सम्राट था विलियम केसर द्वितीय, यह सिंहासन त्याग देता है। और उस परिस्थिति में सिंहासन त्यागा जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो थोड़ा सा इसके बारे में जरूर समझिएगा, नाजीवाद के बारे में। ये देखो, जर्मनी का एक बार नक्शा भी देख लो आप, ताकि आपको ठीक रहे। ये जर्मनी का मानचित्र है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन आपको दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर दिख रहा होगा, चेक गणराज्य है, पोलैंड है। ये पोलैंड याद रखना, ठीक है ना। पोलैंड कहाँ पर पड़ता है? ये है सर पोलैंड। क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखनी होगी। अब मैं बात कर रहा था जर्मनी के सम्राट विलियम केसर द्वितीय के बारे में। देखिए, हमने जब जर्मनी का एकीकरण पढ़ा था, विलियम प्रथम है, चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो ये जो है, ये जर्मनी की स्थिति है। विलियम द्वितीय केसर जो है वह त्यागपत्र दे देता है। 11 नवंबर को जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख लो, 11 नवंबर को जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी घुटने पे बैठ गया। इसके बाद जर्मनी के साथ जो है वह क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वर्साई की संधि संपन्न होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? जर्मनी के साथ क्या हुआ? वर्साई की संधि यहाँ पर होती है। अब जब वर्साई की संधि समा हो जाती है, वर्साई की संधि से जर्मनी को काफी ठेस पहुंची। जर्मनी आर्थिक रूप से पंगु हो गया, सामाजिक रूप से खत्म हो गया, राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गया। ठीक है, जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। ठीक है, बस ये बात याद रखना। अब जब वर्साई की संधि हुई तो समझिएगा, इसके बाद, किसके बाद? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ये यहां पर हमारे इतिहास जो है वह समझने लायक बात है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जितना भी विनाश हुआ, इस वजह से जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनाश। और विनाश होने के बाद जो है, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारा जर्मनी जो है, यह जर्मनी संकट में आ गया। जर्मनी संकट में आ गया। आखिरकार जर्मनी संकट में आया, तो यह आया कैसे? यह भी तो बड़ी बात है ना सर। जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। जर्मनी में क्या हो गई? राजनीतिक अस्थिरता हो गई। ठीक है, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो है यह खत्म हो गई, या अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। या अर्थव्यवस्था क्या लिखोगे? अर्थव्यवस्था मंदी हो गई, मंद पड़ गई, या अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, खत्म हो गई। यह भी बड़ी बात है, अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई। अर्थव्यवस्था खत्म हुई, अनाज खत्म हो गया। अनाज खत्म, और अनाज खत्म होने से यहां पर क्या हो गया? तो याद रखना, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। समझ में आ गई क्या बात?
तो एक तरह से अगर मैं कहूं कि जर्मनी में जो है वह क्या हो गया था, त्राही माम मचने लगा। ठीक है, बहुत बड़ी बात है सर यह, त्राही माम मचने लगा। इनसे क्या हुआ, जर्मन जनता परेशान हो गई। अब जब जनता परेशान होती है ना तो वह सत्ता को कोसने लगती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? अगर आज हमारे पास समुचित रूप से चिकित्सा व्यवस्था नहीं होगी, भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी ना, तो हम किसको दोष देंगे? प्रशासन को दोष देंगे, हम सरकार को दोष देंगे। और हम क्या करेंगे? तख्ता पलट करने की कोशिश करने लगेंगे कि यार अब तो परिवर्तन जो है वह होना ही चाहिए। परिणाम स्वरूप इस विपरीत परिस्थिति में 19 जनवरी सन 1919 को जर्मन लोकसभा के चुनाव हुए। बहुत अच्छे से समझिएगा, जर्मनी में परिस्थितियां जो है वह अनुकूल नहीं है, और जर्मनी में जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो जर्मनी में क्या हुए? लोकसभा के चुनाव हुए। हम पढ़ रहे हैं जर्मनी का नाजीवाद। नाजीवाद का मतलब होता है हिटलर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के जर्मनी की स्थिति की बात कर रहा हूं। फिर बात करूंगा वाइमर गणतंत्र की, हिटलर का उदय हुआ, हिटलर की मृत्यु की बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति क्या थी। 10 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट विलियम केसर द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया। 11 नवंबर को जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद जर्मनी के साथ वर्साई की संधि होती है। प्रथम विश्व युद्ध में विनाश के कारण जर्मनी संकट में आ गया। परिणाम स्वरूप जर्मनी में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया, जर्मनी में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, जर्मन जनता परेशान हो गई। परिणाम स्वरूप 19 जनवरी 1919 में जब जर्मनी में लोकसभा के चुनाव हुए ना, तो जर्मन जनता को लगने लगा कि यार यह सूरज की पहली किरण है, और यह जो नई सरकार बनेगी यह हमारे संकट दूर कर सकती है। इतिहास में पहली बार जर्मनी में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो मेरे प्यारे साथियों लगभग लगभग 99% लोगों ने उस लोकसभा के चुनाव में भाग लिया। क्या यह बात क्लियर हो गई? तो इन परिस्थितियों में याद रखना, अगली लाइन लिखेंगे 19 जनवरी 1919 को जर्मन लोकसभा के चुनाव हुए। जर्मन लोकसभा के चुनाव हुए सर, 6 फरवरी को रिजल्ट आया। फ्रेडरिक एरबर्ट जो है उसने बहुमत प्राप्त किया और जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना करी। 6 फरवरी 1919 को, नाम याद रखना, फ्रेडरिक एरबर्ट, नाम याद रहेगा ना? ने जर्मनी में, जर्मनी के वाइमर प्रांत में वाइमर गणतंत्र की स्थापना की। जर्मनी में वाइमर प्रांत करके एक जगह है, उस वाइमर प्रांत में जो है किसकी स्थापना की गई? याद रखना, वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। यह मेरे प्यारे साथियों डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना किसने की? फ्रेडरिक एरबर्ट ने की थी। कब की? 6 फरवरी सन 1919 में की थी। 19 जनवरी 1919 को चुनाव हुए थे लोकसभा के। फ्रेडरिक एरबर्ट जो है यह बहुमत के नेता के रूप में आगे बढ़ा, और फ्रेडरिक एरबर्ट जो है इस वाइमर गणतंत्र का राष्ट्रपति बना, शिडमैन चांसलर बना था। जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की जगह स्थापना हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात बहुत शानदार तरीके से चीजों को याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, अब यहां पर क्या स्थापित हो गया?
मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, हमारे जर्मनी में वाइमर गणतंत्र स्थापित हो गया। वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई मेरे साथ बोलिएगा? तो हम कहते हैं 6 फरवरी सन 1919 को वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी। किसने की थी? फ्रेडरिक एरबर्ट ने की थी। कहाँ की थी? वाइमर नाम की जगह पर की थी, क्योंकि 19 जनवरी को चुनाव हुए थे। क्लियर हो गई? चलिए, वाइमर गणतंत्र जो बना, इसमें एरबर्ट यानी कि फ्रेडरिक एरबर्ट, पूरा नाम लिखिए, फ्रेडरिक एरबर्ट जो है यह राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बना, और राष्ट्रपति कौन से बने था? ये बात याद रखना, ये बना था मनोनीत। देखो, दो बातें याद रखना, दो शब्द होते हैं, हम पढ़ते हैं हमारी पॉलिटी में, कि एक तो होता है मनोनीत और एक होता है निर्वाचित। निर्वाचित को अंग्रेजी में इलेक्टेड बोलते हैं, और मनोनीत को इंग्लिश में नॉमिनेट बोलते हैं। नॉमिनेट का मतलब यानी कि मनोनीत का मतलब होता है जब सांसद अपने में से ही किसी को बना लेते हैं, और निर्वाचित का मतलब होता है जब जनता प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजती है। समझ में आ गई क्या बात? और यहां पर दूसरा व्यक्ति जिसे हम देखते हैं, यह नाम आता है सिडमैन। सिडमैन जो है वह चांसलर बना। सिडमैन क्या बना? याद रखना जी, चांसलर बना। और चांसलर का जो ये पद होता है, यह लाइक अ प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या बात क्लियर हो गई? तो मेरे दोस्त, फ्रेडरिक एरबर्ट जो है यह राष्ट्रपति बना, सिडमैन जो है वह चांसलर बना। मैं फिर कह रहा हूं, फ्रेडरिक एरबर्ट राष्ट्रपति जो बना था जर्मनी का, यह मनोनीत राष्ट्रपति था। क्लियर हो गई क्या? ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इस प्रकार जर्मनी में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई? लिखिए, इस प्रकार जर्मनी में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब आप थोड़ा सा एक बार विचार करो। देखो, विश्व इतिहास पढ़ रहे हो, नई चीजें आपके समक्ष आ रही है। राजा महाराजा पढ़ रहे होते तब तो चीजें समझ में आ जाती है, आसान लगने लगती है। यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मुश्किल होने लगती है। आप एक बात बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन जनता परेशान हो चुकी है, ठीक है, विनाश हो गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, खाने के दाने नहीं है, लाले पड़ रहे हैं भाई साहब। उस स्थिति में जर्मनी के लोकसभा के चुनाव हुए। 99% जर्मन लोगों ने मतदान किया 19 जनवरी को। नतीजा आया 6 फरवरी को, फ्रेडरिक एरबर्ट जो है वो वाइमर नाम की स्थान पर वाइमर गणतंत्र की स्थापना करते हैं। नाम ही जुड़ा हुआ है गणतंत्र। क्लियर हो गई क्या बात? और इस वाइमर गणतंत्र के माध्यम से एक तरह से जर्मनी में क्या हो जाता है? संसदीय राज, संसदीय गणतंत्र स्थापित या संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो जाती। यहां तक कोई समस्या? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, उस स्थिति में स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं जर्मनी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसका विरोध करेंगे कि हमें संसदीय लोकतंत्र नहीं चाहिए। तो यहां पर कुछ लोग थे, एक का नाम आता है कार्ल लाइबनेक्स्ट, और एक का नाम आता है रोसास लक्सेमबर्ग। यह साम्यवाद के समर्थक थे। यह कहा करते थे कि हमें संसदीय लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और हम सशस्त्र क्रांति करेंगे, और जर्मनी में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करेंगे, और यह विद्रोह कर देते, जिसे जर्मनी के इतिहास में स्पॉटिश विद्रोह कहते। आप याद करिए मेरे दोस्त, इस तरह की क्रांति तो रूस में सन 1917 में हो सकती थी, अक्टूबर नवंबर में। याद आ रही है क्या? 11 नवंबर की वह तारीख थी जब लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हुआ था। तो यह जो दो लोग थे, कार्ल लाइबनेक्स्ट और रोसास लक्सेमबर्ग, यह मूल रूप से कहीं ना कहीं लेनिन के समर्थक थे, और जर्मनी में साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे। आगे एक हेडिंग डालिएगा जो आपके लिए उपयोगी रहेगा। एक विद्रोह होता है, ठीक है, एक विद्रोह का नाम लिखिएगा, डेट इज स्पार्टेस, स्पार्टेसिस्ट।
विद्रोह। सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पार्टेस्ट विद्रोह जो है वह कहाँ हुआ था। तो क्या कहेंगे, जर्मनी में हुआ था। दो नेता, पहला नाम आता है कार्ल लाइबनेक्स, दूसरा रोसास लक्सेमबर्ग, लक्सेमबर्ग। दो नेताओं का नाम आता है, पहला कार्ल लाइबनेक्ट और दूसरा रोसास लक्सेमबर्ग। क्लियर हो गई। यह दोनों नेता साम्यवाद के समर्थक थे। तो जो साम्यवाद के समर्थक हुआ करते थे, इन्हें जर्मनी में क्या कहा जाता था, स्पार्टिस्ट कहा जाता था। स्पार्टिस्ट कहा जाता था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। तो मूल रूप से जब जर्मनी में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो गई, तो कई सारे लोग थे ना जो खून पीने वाले थे, उनमें से एक ये थे मेरे दोस्त। ये लोग ऐसे थे, पहले का नाम आता है, याद रखिएगा, कार्ल लाइबनेक्ट और दूसरे का नाम आता है लोसास लक्सेमबर्ग। यह लोग ऐसे थे जो कहा करते थे कि हमें जर्मनी में संसद नहीं चाहिए, हमें जर्मनी में साम्यवाद चाहिए, वी वांट कम्युनिज्म इन जर्मनी। तो इन्होंने संसदीय लोकतंत्र में यह विश्वास नहीं करते थे। यह क्रांति के द्वारा, सशस्त्र क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी शासन स्थापित करना चाहते थे। लिखिएगा, यह संसदीय लोकतंत्र का विरोध करते थे, करते थे और जर्मनी में सशस्त्र क्रांति के द्वारा सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। जर्मनी में क्या स्थापित करना चाहते थे, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित करना चाहते थे। और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्वहारा वर्ग का मतलब क्या होता है। सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है आम आदमी, कॉमन मैन, जिसमें आम आदमी को शामिल करते हैं, मजदूरों को शामिल करते हैं, किसानों को शामिल करते हैं। क्लियर हो गए। अरे भैया एक बार विचार तो करो मूर्खों, कार्ल लाइबनेक्ट और रोसास लग्जेमबर्ग, आप लोग मूर्ख हैं। आपको विचार करना चाहिए कि जर्मनी में लोकसभा के चुनाव हो सके, लोकसभा में किसने भाग लिया, आम आदमी में नहीं तो भाग लिया था। तो आप भी तो वही करना चाहते हो जो ये कर रहे थे, फिर काय को विद्रोह किए, समझ में नहीं आता है क्या तुम्हारा। फिर उस समय जो राष्ट्रपति था फ्रेडरिक एरबर्ट, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है। हाँ,
ये समझ में नहीं आ रहा है क्या? जर्मनी में लोकसभा के चुनाव हुए, 99% जर्मन जनता ने भाग लिया। और ये सर्वहारा वर्ग की बात करें, हमारे साथ भी तो वही सर्वहारा वर्ग है। मजदूरों ने चुनाव में भाग लिया, किसानों ने लिया, आम आदमी ने लिया, तभी तो हमने बहुमत प्राप्त किया। तो एक पूर्व युद्ध मंत्री था, नाम था गुस्ताव नो। उसने फ्री कोर नामक सशस्त्र स्वयंसेवक दल की मदद ली और इस विद्रोह का दमन किया, खत्म कर दिया विद्रोह को, मार दिया गया दी दोनों को। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? तो सुनिएगा, पूर्व युद्ध मंत्री, पूर्व युद्ध मंत्री, नाम याद रखना, गुस्ताव नो ने फ्री कोर, थोड़े से नाम अटपटे लगेंगे क्योंकि इनके नाम जो है ना वो जर्मन भाषा से लिए गए हैं। फ्री कोर नामक सशस्त्र स्वयं सेवक दल की सहायता से इस विद्रोह का दमन कर दिया। फ्री कोर जर्मनी का एक सशस्त्र स्वयंसेवक दल था, जिसमें जर्मनी के कई सारे लोग थे। और यह वह लोग थे जो प्रथम विश्व युद्ध से पीड़ित थे, ठीक है ना, युवा वर्ग थे सर। नाम था फ्री कोर, यानी कि हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहा करते थे। फ्रेडरिक एरबर्ट ने पूर्व युद्ध मंत्री को बुलाया कि आ जाओ भाई, तुम्हें पता है कि क्या करना होता है। नाम था गुस्ताव नो। गुस्ताव नो ने तुरंत जो है फ्री कोर के सदस्यों को बुलाया कि भैया ये दो लोग जो हैं यह परेशान कर रहे हैं, खून पी रहे हैं, क्या करना चाहिए? बोला जी दमन कर दो, खत्म कर दिया सर। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस प्रकार जर्मनी में स्पॉटीज आंदोलन का अंत होता है। क्लियर?